फेस बर्न कर रहा है। खुशामदीद, शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम 5 के पंच में बड़ी खबरें आप तक फॉर्मेट के मुताबिक पहुंचते हैं और उसके साथ साथ एक खास मौजू पर गुफ्तगू का आगाज आगे चलकर करेंगे। और आज इस मौजू में हम शामिल करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को। आप सब जानते हैं कि इंतखाबी सरगर्मियां चल रही हैं, सेकेंड लास्ट आप फेज कह लीजिए पूरे मुल्क के लिए, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए 5वां, कुल मिलाकर ये छठा, जिसमें 58 सीटों पर इंतखाबात होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक सीट पर सबकी नजरें हैं, जहां पर बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, बड़ा सख्त और दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। इस मौजू पर आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि इंतखाबी तशहीर थोड़ी देर बाद जब खत्म हो रही है तो इस सब के बीच पिछले 5-6 घंटों के दौरान सियासत खूब गरमाई, चाहे वो पीर पंचाल की बात हो, दोनों जुड़वा अजला की, राजौरी और पुंछ की, बल्कि अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और आसपास के इलाकों में भी आज एक बार फिर से ऐसे बयानात दिए गए जिसने खित्ते के अंदर सियासी सरगर्मियों को मजीद दिलचस्प बना दिया। इस पर बात करेंगे, मेहमान भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 खबरें जो फटाफट से आपके सामने रखनी है, और वो 5 खबरें हैं जो आज सुबह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। टॉप 5 में पहली तस्वीर, इंतखाबी तशहीर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर अब खत्म हो गई है। और इस बीच इंतखाबात के पेश नज़र मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। पुंछ, मेंढर, आसपास के इलाकों में जो सरहदी बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी निगरानी बढ़ाई गई है। इन सब के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर रैलियों का सिलसिला, प्रोग्राम्स का या फिर जो तकारीर थी आज दिन भर चलता रहा। PDP के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर जमातें भी जो काफ़ी ज़्यादा पहले से सरगर्म थी, आज इस खित्ते के अंदर काफ़ी एक्टिव नजर आई। आप सब जानते हैं कि 5 में से 4 पार्लिमानी नशिस्तों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्ताम पजीर हुई है। अब तवज्जो अनंतनाग राजौरी हल्के की तरफ है। आज BJP भी काफ़ी एक्टिव नजर आई और इस हल्के में 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स इस बार जो उन लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। जो ज़रा बाकी तस्वीरें भी चला दीजिएगा, दीगर जो सियासी जमातें आज काफ़ी एक्टिव रही हैं। 81,000 जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इस बार बहुत डिसाइसिव फैक्टर रहने वाला है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। सबकी नजरें इस सीट पर इसलिए क्योंकि ये लास्ट फेज है और जम्मू कश्मीर के अंदर इन दोनों प्रोविंसेस में सिक्योरिटी सख्त होने के बीच थोड़ी देर पहले कुछ एक इलाकों में दूर दराज एरियाज के लिए जो पोलिंग अमला रवाना करना था वो भी साथ साथ किया जा रहा है। कोशिशें इस बात की हो रही कि किसी भी तरीके से इस पूरे खित्ते के अंदर सूरत हाल को बिगाड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना होने दी जाए। दूसरी खबर जम्मू से, जहां पर रेलवे स्टेशन के आसपास थोड़ी देर पहले तक हंगामा मचा रहा और जो मकामी आबादी है वो सख्त नाराज नजर आई। लोगों को इलाके के अंदर पीने का साफ पानी नहीं, जिसकी वजह से एहतजाज तकरीबन 3.5-4 घंटों तक चलता रहा और एक ट्रेन को भी रोका गया। इस पूरे इलाके के अंदर चूंकि ये वो बेल्ट है जहां पर स्टेशन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो मकामी लोग बड़ी तादाद में बाहर आज निकल आए। उन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर सरगर्मियां मुतासिर की, ट्रेन को रोका और इन लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कई हफ्तों से पानी नहीं है और पानी जब बंद इस शदीद गर्मी के बीच है तो उस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग बाहर इसलिए भी निकले हैं क्योंकि इनको इसके बावजूद भी बिजली के साथ साथ पानी का किराया भी अदा करना पड़ रहा है, लेकिन पानी नहीं है। दूसरी तरफ जो DGM थे वो मौके पर पहुंचे, GM मौके पर आए, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनके लोगों इनके जो मामलात हैं एहतजाजियों के, उन पर फौरी तौर गौर किया जाएगा और संजीदगी के साथ मामलात को हल करने की कोशिशें जारी रहेंगी। उसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। तीसरी खबर, शदीद गर्मी की जब बात हो रही है तो गर्मी के बीच महकमा तालीम ने तालीमी इदारों को गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करने का मशवरा दे दिया है। महकमा तालीम की जानिब से गर्मी से मुतल्लिक बीमारियां या जो इन दिनों सख्त ऐसी गर्मी है जिसमें शायद बचाव के लिए कोई भी तरीकाकार तलाशा जा रहा है जिससे बचा जा सके, एक गाइडलाइन में स्कूलों से कहा है कि वो दोपहर के वक्त जमा होने से गुरेज करें और गाइडलाइंस के मुताबिक पीने के पानी के लिए मुनासिब इंतजामात हों, दस्तयाब रखा जाए। इसके लिए कोशिशें यकीनी बनाएं और तलबा को अपने सर ढांपने के लिए भी हसास बनाया जाए। यानी ये मशवरा अथॉरिटीज़ को, मुतलका हुकाम को या स्कूलों को दिया गया ताकि वो आगे बच्चों तक इस पैगाम को पहुंचाए। मुतलका अफराद को HRC से मुतल्लिक किसी भी मामले की रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इधर जम्मू के अंदर आज भी 40 के आसपास पारा है, जिससे मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी वीरानी सिर्फ इस वजह से क्योंकि गर्मी थी। फिलहाल 28 तारीख तक मौसम में कोई ख़ास तब्दीली का इम्कान नहीं है, यानी सूरत हाल जो कि तो रहने वाली है। सख्त गर्मी के बीच हज 2024 के हवाले से तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं और जो कि रिवायत एक है और हज की आमद से कबल हस्ब रिवायत गिलाफ़े काबा को ज़मीन से 3 मीटर आज ऊंचा कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान इंतजामिया के मुताबिक मस्जिद हराम में गिलाफ़े काबा ऊंचा करने का मंजर सैकड़ों आज़मीन ने देखा और दुआएं की गई। गिलाफ़े काबा ऊंचा करने के मौके पर मुंतज़मीन, सऊदी हुकाम,
इसके अलावा गिलाफ साज जो किस्वा फैक्ट्री है उसके मुंतजमीन समेत माहिरीन और तरबियत याफ्ता कारकुनान ने हिस्सा लिया। गिलाफ काबा को किस्वा कहते हैं और ये मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। किस्वा की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट है। गिलाफ काबा की ऊंचा करने का ये जो आप सब जानते हैं कि पिछले हज के दौरान भी यह जो एक सिलसिला चलता रहा है उसी तरीके से आज भी 3 मीटर ज़मीन से ऊंचा किया गया। और ये जब हो रहा था तो उस वक्त हमने देखा कि कई लोग न सिर्फ मनाजिर को मुख्तलिफ कैमरों के ज़रिए आज कैद करने की कोशिशें कर रहे थे, बल्कि 40 से 50 फीट जो चौड़ा ये गिलाफ काबा इस वक्त खुसूसी दुआया मजालिस का भी एहतमाम कई एक दीगर हिस्सों में भी किया जा रहा है। असल में मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से नुकसान से महफूज रखा जा सके इसको। और गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा, ऊंचा रहेगा और आज़मीन गिलाफ काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबरक के तौर पर साथ ले जाते थे जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। तो इस बार थोड़ी सी तब्दीली कंसर्न अथॉरिटीज़ या जो हज की या उम्रा की वजारत है उसने उठाई है, इसलिए फ़िलहाल आज ये सिलसिला चला है, इकदाम किए गए हैं। 5वीं खबर, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र फॉर्मूला था या मॉडल था आसाम हुकूमत को महंगा पड़ा है। कई एक मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई थी और बुलडोज़र कार्रवाई की वजह से अब हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत को लाखों रुपए अदा करने पड़े हैं। दरअसल आसाम हुकूमत ने उन 5 खानदानों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया है जिनके घरों में 2 साल कबल बुलडोज़र चलाए गए और इन खानदानों पर एक पुलिस स्टेशन को नजर आतिश करने का इल्ज़ाम था जब एक सहाफ़ी के साथ मारपीट भी इस इलाके में हुई थी और एक और सहाफ़ी को इस केस में पकड़ा गया था। 2 साल पहले नागौन जिले में एक पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश हुई, मुबैना तौर पर ये भी वो शामिल थे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, लेकिन अब अदालती हुक्म के बाद हुकूमत ने मुआवजा दिया। आसाम हुकूमत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इतला दी है कि उसने ये सारा काम जो है जो प्रोसेस था मुकम्मल कर दिया है। शफीकुल इस्लाम के अहले खाना के लिए 2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी मंजूर किया और शफीकुल इस्लाम की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने बतारदो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। आसाम हुकूमत ने इसके बाद मुआवजा आप जाकर अदा कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त बन रही है जब आप देख रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर बल्कि आसाम के अंदर भी इंतखाबी रैलियां या प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं। उस दौरान अदालत का यह अहम तरीन फैसला है और बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिला है। ये 5 बड़ी खबरें जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखी हैं, यहां से अब आगे बढ़ेंगे और आज के अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। और अपने इस प्रोग्राम में जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनका ओपिनियन भी लेने की कोशिश होती है। आप सब जानते हैं कि इंतखाबी अमल चल रहा है और सरगर्मियों के बीच छठे दौर का प्रचार खत्म हो गया है। जनूबी कश्मीर यानी अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर जहां 25 तारीख को पोलिंग होनी है, अब से कुछ देर बाद जहां पर अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रोग्राम था, कोई मीटिंग है भी, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और प्रोग्राम का आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त पर छठे मरहले के तहत इंतखाबी तशहीर खत्म हो रही है। नशिस्त पर 25 मई को पोलिंग होगी। राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इधर इंतखाबी सरगर्मियों के बीच आज मुसलसल तीसरे हफ्ते भी बयानात, इल्जामात और एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाने का सिलसिला जारी था। मजहब, सियासत, जात पात, एक दूसरे पर पैसे लेने के इल्जामात जैसे कई संगीन इल्जामात जो हैं अब तक लगते रहे और ये सिलसिला आज भी चला। और इतना ही नहीं, जहां पर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती यानी जो एक ही कैंप का भी एक तरह से हिस्सा है, अगरचे गुपकार साथ नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि यही वो सियासी जमातें हैं जो कल तक एक बैनर तले इत्तेहाद में चुनाव लड़ने की बातें कह रहे थे, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। तस्वीरें अलग अलग मकामात की आप देख रहे हैं और इस बीच जो बयानात आए उन पर आगे चलकर रुख करेंगे, लेकिन इंतखाबी तशहीर के खत्म होने के साथ साथ सियासी जमातों का मुशाहिदा या अंदाजा क्या है उस पर भी बात करेंगे। कई एक इलाकों में आज जबरदस्त भीड़ नजर आई, कारकुनान अच्छी सी तादाद में जोश व जज्बे के साथ इन रैलियों में मौजूद थे। मुतअद्दिद मकामात डीपीएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन तकारीब का हिस्सा थी। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास चलें, आज कुछ बयानात हैं जो सुर्खियों में हैं, जहां पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने मजीद कुछ सवालात पूछे और पीडीपी पर इस चुनावी सरगर्मियों के दौरान या फिर चुनाव के दौरान वोटरों को पैसा देकर लुभाने की कोशिश है, इसका ये जो कल इल्जाम लगा था आज उसको दोहराया गया। एक बात वो, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जिन्होंने एक बार फिर से पीडीपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जहां जो कुछ हो रहा है वो सब का सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बात करे, इसलिए पीडीपी भी उन जमातों में शामिल है। और जो जवाब आया महबूबा मुफ्ती का,
उसने भी एक तरह से बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि 1931 से 2024 तक 90 साल की तारीख में जितने बड़े फैसले हुए, महबूबा मुफ्ती ने चंद मिनटों के अंदर वो भी गिनवा दिए। लेकिन शुरुआत सैयद अल्ताफ बुखारी के इस बयान से, जिसमें कुछ सवालात उन्होंने रखे और महबूबा मुफ्ती ने जो कल इल्जामात लगाए थे उनका जवाब भी दिया। जानते हैं कि हमें बात क्या करनी है, हमें बात क्या नहीं करनी है। फिलहाल महबूबा जी को हमने कल सवाल किया है, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है, ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। यहाँ इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। ये मुझे बताएं, ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा। मैं तो बिजनेसमैन हूँ सर। मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है, उनको क्यों पर इतनी हो रही है। महबूबा जी, फिर आप अपना हिसाब निकालिए। आपका घर और आपकी पार्टी तो फिर उसी ट्रेजरी से चलिए जो आपका 2019 तक वहाँ था, तो आप हिसाब दीजिए ना फिर। कैन यू क्लियर वेयर द मनी कम्स? आपने बीजेपी के खिलाफ तकरीर की हो, कैंपेन किया हो, ये हम लोग हैं जो जम्मू गए, कठुआ गए, उधमपुर गए, ये किश्तवाड़ गए, डोडा गए, रजौरी गए। वहां पे हमने बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है इलेक्शन का कैंपेन किया। आप तो खामोश रहीं, इसी तरह खामोश रहीं जिस तरह आप 2008 में पार्लियामेंट में खामोश रहीं। और आज आप मियां साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो ये यहाँ का लोकल नहीं है। अरे ना, ये इतना ही यहाँ का लोकल है जितना आप हो। पार्लियामेंट हल्के में उम्मीदवार जो है 18 के 18 हल्कों में उसका घर हो ही नहीं सकता। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था। कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को ख़त्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे रविंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी वालों से रात को मिलते हैं। हम तो महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है, हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया।
हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 MLA थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्ट्री के लिए वो जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ। महबूबा मुफ्ती ने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली बीजेपी सरकार में, सीज फायर कराया। बीजेपी के सारे डेलीगेशन मिनिस्टर अरुण जेटली तक को यहाँ लाया और यहाँ बातचीत के लिए उनको आमादा किया, मगर यहाँ हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोली। तो महबूबा मुफ्ती क्या कर सकती है? कोई ये करके दिखाए जो महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में किया या जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने वक्त किया जम्मू कश्मीर की कौम के लिए। हमने तो कौम को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए हर इकदाम उठाए। इन्होंने तो सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए किया। आज भी पिछले 5 साल से एक ही राग अनाप रहे हैं, इलेक्शन करो, असेंबली का इलेक्शन करो, क्योंकि कुर्सी के बगैर ये लोग रहे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे, दूसरी तरफ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को आपने सुना, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। क्योंकि कल तक जो कुछ हो रहा था हम देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि पीर मुरीदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। बीच में अचानक एक बयान आता है कि जो हवाला कारोबारी है जिनने करोड़ों रुपए की तिजारत की लेकिन पैसा पार से आया, और उसका जवाब देने के बजाय आज बीजेपी उन लोगों के साथ हाथ मिला रही है। लेकिन जिन पार्टियों को निशाना बनाया गया उनकी तरफ से भी वापस टारगेट किया गया, और महबूबा मुफ्ती ने जो इल्जामात लगाए, एक तरफ 2008 गिना गया तो दूसरी तरफ 1931 से 2024। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन जरा अपने मेहमानों का तारुफ कराते चले। हमारे साथ इस वक्त खालिद मीर साहब ज्वाइन किए हुए हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मीर साहब वक्त देने के लिए। शेख ओवैस साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और इरफान मनहास साहब हमें ज्वाइन किए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा आपके पास आऊँगा। शेख साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। आज कैंपेन का आखिरी दिन है, बयानात ये जो इल्जामात लगे इन पर मैं बाद में आऊँगा। शाम होते होते आज भी चूंकि आपकी रैलियां थी, बड़ी तादाद में लोग तमाम पार्टियों के साथ जुड़ते हुए हमने देखे, आपकी रैली में भी अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। शाम होते होते क्या मुशाहिदा कर पाए हैं सूरत हाल का? वोटर क्या कह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, और जो आप चाह रहे थे, जो आपने कहा, उस पर यकीन बड़ी आसानी के साथ हुआ या हो पाएगा? आपने तो मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि जैसे आपने खुद कहा कि आपने काफी लोग आज भी देखे, जो उमर साहब की जो रैलीज थी, मियां साहब की जो रैली थी आज साउथ कश्मीर के अंदर, लोग जाग चुके हैं। लोगों को रियलिटी जो 2019 5 अगस्त को हुआ, इवन वो भी पता है कि किसने कराया, कैसे हुआ। उनको पता है कि अभी कितना जरूरी है उनका निकलना और वोट डालना। जो आपने देखा सेंट्रल कश्मीर में भी, जैसे आपने वोटिंग टर्नआउट देखा, फिर आपका नॉर्थ कश्मीर, फिर आपने वहां भी देखा कितना बड़ा टर्नआउट रहा। लोग बड़े अवेयर है, लोग बड़े माशाल्लाह बड़े स्मार्ट है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जो ग्राउंड से, जो हमें आपके मीडियम से भी, खुद से भी जो हमें पता चल रहा है कि लोग इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही वोट डालने वाले हैं। खालिद साहब, जरा आप भी क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से 3-4 मिनट आपने सुना ही होगा महबूबा साहिबा क्या कुछ कह रही थी। लेकिन जिस हिसाब से आपने पीर पंचाल के अंदर एक मैसिव कैंपेन चलाई, फिर साउथ कश्मीर के अंदर, अब क्या उम्मीदें हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी, हम तो पहले दिन से ये बता रहे हैं कि वी आर हियर टू विन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा आगे कुछ और बोलना चाहिए। जैसे आपने हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी ने 1931 से लेकर 2024 तक सारा कुछ बताया, सबका चिट्टा खोल दिया। लेकिन ये आपको पता है कि सारी मशीनरी जो इस वक्त चल रही है वो हमारी पार्टी के खिलाफ चल रही है, हमारी कायद के खिलाफ चल रही है, बिकॉज दे डोंट वांट अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। जो 2019 के बाद एक ही वॉइस कश्मीर से गुजरी, जो एक स्ट्रॉन्ग आवाज थी, वो उसको पार्लियामेंट तक लाना नहीं चाहते हैं। दैट इज द रीजन ऑल द मशीनरीज और जो कुछ भी उम्मीदवार खड़े हैं सब हमारे पार्टी के खिलाफ है। और ठीक है, मैं आपकी बात कंटिन्यू होगी, मैं आगे भी चलूंगा। ओवैस साहब से भी उस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ इरफान साहब भी है। इरफान साहब, जिस हिसाब से आपने भी कैंपेन की, मुख्तलिफ बरादरियों को, तबकात को, मुख्तलिफ जो मैं कहूँगा कि मजहबी पेशवाओं को साथ लेकर भी कोशिश की गई कि इस बार इसको वोट में कन्वर्ट किया जा सके। कल तक और आज दिन तक, शाम होते होते भी बीजेपी भी काफ़ी एक्टिव थी, आपके लोग उनके साथ मिलकर कैंपेन करा रहे थे। अब ये वोटिंग टर्नआउट टोटल कितना होगा, लेकिन अपनी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? जितनी कैंपेन उस हिसाब से, या उम्मीदें हैं कि शायद कुछ ज़्यादा मिले?
को, आसिफ साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मेरे काबिल दोस्त यहाँ एसपी से अभी बोल रहे थे कि आसिफ साहब आप बोल रहे थे कि लोग जो है हर जगह प्रोग्राम में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो इनमें सिर्फ अपनी तरफ ये बात बोल दी, जबकि आप देखें तो जितनी भी जमातें हैं और खासतौर से अगर आप देखेंगे कि अपनी पार्टी के जितने भी जलसे हो रहे हैं तो वहाँ पे जोग दर जोग जो है कसी तादाद में जो है लोग जो है सामने आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाकी जमातों ने ये बड़ी कोशिश की थी इसको नेगेटिव में दिखाने की, बाकी ए टीम, बी टीम, सी टीम का जो चूरण बेचने की कोशिश की थी, जो मिठाई बेचने की कोशिश की शेख थी, साहब मैं आ रहा वो है थोड़ी फेल हो गई है। तो देखिए, बाकी उम्मीदें तो बहुत है और हम इस चीज को लेकर बड़े खुश हैं कि हमारी पहले दिन से इस चीज को लेकर बड़ी ये मतलब एक पहल रही है कि लोग बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ताकि लोग जिसको भी जिताएं, लोग जो है वो मालिक हैं जिसके सर पे भी ताज पहना है। ठीक है। अच्छा तो इरफान हमें साहब, भी उम्मीद है- ये जो हमने इस कैंपेन के दौरान देखा, ये बीजेपी वाला फैक्टर कितना काम करेगा? जो बैकएंड से एक सपोर्ट थी, फिर पहाड़ी गुज्जर वाला फैक्टर बड़ा डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है। अपनी पार्टी इस एंड से क्या देख रही है? क्योंकि आपने इन लोगों तक पहुंचने की सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोशिश की है, अलग अलग जगहों पर, फिर जाकर पहाड़ियों में पहाड़ी जबान का ज्यादा इस्तेमाल करना, लोगों को अपनी तरफ लाना, फिर गुजर बरादरी में जाकर इसी तरीके से काम करना। फिर बीजेपी भी अब इन पिछले 7-8 दिनों से काफी ज्यादा आपके लिए सरगर्म नजर आई, अगरचे कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन सबको पता था कि हो क्या रहा है। तो अब क्या उस एतबार से भी कुछ टर्नआउट ज्यादा अपने हक में देख रहे हैं, या फिर ये मान रहे हैं आपका डेब्यू है तो पहली परफॉर्मेंस अच्छी होगी? आसिफ साहब देखिए, वो भी लड़ता है तो जीतने के लिए ही लड़ता है, और आप जिस तरीके से भी जीत पाए, अगर आपको किसी का भी सपोर्ट मिल रहा है तो आप सपोर्ट को जो है नकारेंगे नहीं। रही बात कि मतलब हमारी मेहनत अगर आप देखेंगे सिर्फ पीर पंचाल में ही नहीं, पीर पंचाल में तो बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है लोग हिस्सा ले रहे हैं, पीर पंचाल में बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कल ही हमारी साउथ कश्मीर में बैक टू बैक 3-4 जलसे हुए जिसमें हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं, और उससे आप खुद देख सकते हैं कि लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो उम्मीद है, लोगों को जो इस वक्त एक उम्मीद है बदलाव की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की शक्ल में दिख रही है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें इंशाल्लाह हम तीनों सीटें जो है हमारी, जिसमें हमारा अलायंस है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी, हम तीनों सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे। चलिए, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मैं शेख साहब से भी जवाब लूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगा। तो कुछ आदादो शुमार भी साथ साथ आप देखेंगे कि ये सीट दिलचस्प क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, इसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर, यहां पर कुछ चीजें होने वाली हैं, उस पर भी ब्रेक के उस पार बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।